बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, जो बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो सेल जो है ये हमारे पास बहुत ही छोटे होते हैं, तकरीबन यानी इनका साइज हम लेते हैं माइक्रोमीटर में। एक माइक्रोमीटर हमारे पास होता है 0.0000001 मीटर, या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी मीटर का मैं कह सकता हूँ कि 10 लाखवां हिस्सा जो है वो मेरे पास एक माइक्रोमीटर है। तो इतना छोटा सेल है। तो सेल को देखने के लिए हम यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, और अगर इसकी डिटेल्स हमने ज्यादा देखनी है तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, जो कि बहुत ही एडवांस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि सेल हमारे पास कंसिस्ट है 3 मेजर चीजों के ऊपर। एक है उसकी सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, जो कि सबसे बाहर वाली उसकी कवरिंग है। तो ये मेरे पास एक सेल है, हमने फर्ज किया कि ये एक सेल। इसकी ये जो हमारे पास सबसे बाहर कवरिंग है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हमारे पास एक प्लांट सेल होगा तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर एग्जिस्ट करेगी, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अलावा, जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, सब सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया होगा, इन्वेलप जो है बनाई होगी, जिसके अंदर उसने क्या किया कि फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है, जिसे हम सेमी एक्वस या जेली लाइक मटेरियल कह देते हैं, उसको कवर किया है। तो ये जो मेरे पास सारा फ्लूइड लाइक मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल है, इसे मैं कहता हूं कि ये मेरे पास साइटोप्लाज्म है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब उसका जो फ्लूइड है। इसके अलावा अगर यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है तो हमारे पास इसके सेंटर में, अगर एनिमल सेल है तो इसके सेंटर में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स के अंदर भी हमारे पास फ्लूइड लाइक मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और टोटली जो है इसके अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल भी है, या मैं कह सकता हूं जिसे डीएनए और आरएनए वगैरह भी है यहाँ। तो ये सेल का हमारे पास न्यूक्लियस है। तीन मेजर चीजें हैं एक सेल में जनरलाइज्ड, अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं, उसके दरमियान और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड लाइक मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो वन बाय वन हम सारे सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ले लूं तो इसका मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर यूं दिखेगा, अगर इसे मैं जूम करके देखूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो हमारे पास यूं एक लेयर होगी लिपिड्स की, और ये खास किस्म के लिपिड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की इस तरह से लेयर है, जिसके अंदर कहीं कहीं प्रोटीन्स हैं। तो आप देख सकते हैं एक लेयर ऊपर वाली साइड पे और एक लेयर जो है नीचे वाली साइड पे है। तो फास्फो
लिपिड्स की 2 लेयरें हैं, तो मैं कह सकता हूं इसे फास्फोलिपिड बाई लेयर, 2 लेयरें हैं और इसके अंदर कहीं कहीं प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो ये जो है ब्लूइश कलर की, ये मेरे पास यहाँ पे प्रोटीन है। और फर्दर आगे वैसे ही मूवमेंट होगी। ये कुछ यूं। और कुछ प्रोटीन्स जो हैं, जो कि मैंने बताया इस लिपिड्स के अंदर मौजूद हैं, तो वो पेरिफेरीज पे मौजूद है। कुछ प्रोटीन जो हैं बिल्कुल क्रॉस कर रही हैं इस फास्फोलिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन को। तो अभी तक जो मैंने बताया एक दफा मैं समराइज कर दूं। फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, तो ये हमारे पास फास्फोलिपिड बाइलेयर है। फास्फोलिपिड बाइलेयर। इस फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर कहीं कहीं मेरे पास प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो ये दोनों मेरे पास प्रोटीन्स हैं। जो प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के आर पार हो जाएगी उन्हें मैं कहूंगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, कि वो उसके आर पार है। क्या कहूंगा? ट्रांस मेम्ब्रेन या ट्रांस प्रोटीन्स, या इन्हीं को मैं कह दूंगा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और जो इसकी पेरिफेरी पे मौजूद है, बाउंड्री पे मौजूद है, तो वो मैं कहूंगा उसको कि वो मेरे पास जो प्रोटीन है वो पेरिफेरल प्रोटीन है, जो कि इसकी पेरिफेरी पे, इसकी बाउंड्री पे मौजूद है। तो अगर हम सेल को देखें तो एक साइड पे इसका इन्वायरमेंट है, जो कि जाहिर सी बात है एक्वस ही होगा। यहाँ पे इसका इन्वायरमेंट है जिसको एक साइड मेम्ब्रेन की फेस कर रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि मेम्ब्रेन की एक साइड इन्वायरमेंट को फेस कर रही है, जबकि दूसरी साइड साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है। तो ये हमारे पास जो लिपिड्स की लेयर है या मेम्ब्रेन की लेयर है, तो मेम्ब्रेन की एक साइड जो है इन्वायरमेंट को फेस कर रही है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये इन्वायरमेंट को फेस कर रही है, जबकि दूसरी साइड जो है वो साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है। साइटोप्लाज्म। अब अगर हम फास्फोलिपिड को देखें तो फास्फोलिपिड जो है हमारे पास, इसका एक एंड जो है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, यानी पानी लविंग, वाटर लविंग हम कह सकते हैं कि पानी को पसंद करता है। लेकिन इसका जो दूसरा एंड है हमारे पास, जो टेल है इसकी, वो हाइड्रोफोबिक है, यानी ना पानी का फोबिया है, पानी से डरती है। तो इसका मतलब जो चीज पानी से डरती है वो अंदर वाली साइड पे चली गई है, और जो पानी को पसंद करती है वो एक साइटोप्लाज्म की तरफ चली गई है जो कि एक्वस मीडियम है, और दूसरी एनवायरनमेंट की तरफ चली गई है जो कि जाहिर सी बात है हमारे पास एक्वस मीडियम ही होगा। अब आप कहेंगे कि ये लिपिड जो है इनके दरमियान कोई बॉन्डिंग भी नहीं है, तो ये आपस में कैसे अटैच हो गए हैं? अब जैसे मैंने अभी कहा कि इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं है, तो ये वाला लिपिड जो है मूव करके इधर जा सकता है, ये वाला इधर भी जा सकता है, ये आपस में यानी कि अपनी जगह को एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं है। तो आप सोचेंगे कि ये मेम्ब्रेन जो है स्टेबल कैसे है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े कैसे हुए हैं? तो आप इसके दरमियान कुछ फोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेज। अगर आप लोग पानी में और पानी के ऊपर ऑयल के ड्रॉपलेट्स कहीं कहीं फेंक दें तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो इकट्ठे हो जाते हैं और पानी के ऊपर एक तह सी बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं। तो चूंकि ये फैट है जो कि पानी में सोलुबल नहीं है, तो उस पानी के ऊपर जैसे तेल ने लेयर बनाई है, तो वो जो ऑयल है, तेल है, तो वो भी तो हमारे पास फैट ही है, जिनकी 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ऑयल चूंकि हम प्लांट से लेते हैं तो वो अनसैचुरेटेड था, तो ये हमारे पास चूंकि फैट की ही किस्म है, ठीक है।
या हम कह सकते हैं इसी की किस्म ऑयल है, तो ये इस तरह से आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू ज्वाइन होते हैं, लेकिन वो वीक होती हैं, ये आपस में एक्सचेंज अपनी जगह को कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग देखें, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स या जिसे हम ग्लाइकोजन कह देते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, प्लस हमारे पास प्रोटीन है, तो रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बनेगा वो उसे मैं कहूंगा ये ग्लाइको प्रोटीन है। इन द सेम वे अगर लिपिड के साथ अटैच है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो इसे मैं कहूंगा ये ग्लाइकोलिपिड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अटैच है लिपिड के साथ, कार्ब प्लस लिपिड्स, ये मिलके बनाएंगे हमारे पास कार्ब्स प्लस लिपिड, ग्लाइकोलिपिड बना देंगे। और प्रोटीन जब अटैच होगी लिपिड के साथ तो जाहिर सी बात है कि लिपोप्रोटीन बनेगी। तो ये चंद इसकी मतलब कंपोनेंट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे लिपिड्स हैं, ये आपस में इतनी जल्दी यानी कि बहुत वीक फोर्सेस के थ्रू अटैच हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होगी, ये एक समंदर की तरह होंगे, जैसे हमारे पास पानी है तो ये जो है फ्लूइड की तरह, एक समंदर की तरह है जिसके अंदर कहीं कहीं प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो ये मैं कह सकता हूं ये प्रोटीन जो है कहीं कहीं मौजूद है, तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड, यानी ये जो लिपिड्स हैं ये हमारे पास फ्लूइड है, और मोज़ेक यानी कहीं कहीं हमारे पास प्रोटीन मौजूद है, तो प्रोटीन क्योंकि कहीं कहीं मौजूद है इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मोज़ेक। तो ये जो मॉडल हमें पेश किया गया इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये आप याद रखिएगा, इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब चूंकि लिपिड्स के अंदर फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, ये आपस में यानी पानी की तरह बह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये अगर बहने की खसूसियत रखते हैं तो इसका मतलब सेल जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये शेप तो सेल की मेंटेन नहीं कर सकती, ये तो बह जाएगा फिर सेल ही हमारे पास। तो इसके लिए क्या हुआ है कि नेचर ने, रब ताला ने हमारे जो है लिपिड्स इनके दरमियान कहीं कहीं एक और किस्म के मॉलिक्यूल्स रखे हैं जिन्हें हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प नहीं करते, उनको मूव करने के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, या मैं कह सकता हूं उनकी मूवमेंट के खिलाफ यानी कि बॉर्डर लाइन है इनके दरमियान, या इनको मूवमेंट करने में दुश्वारी आएगी, किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो अब चूंकि ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल हमारे मूव नहीं कर सकते, किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है, तो अब लिपिड के मॉलिक्यूल फ्लो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे पास लिपिड की लेयर की वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से स्टेबल होती है, किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो एक दफा मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूं कि हमारे पास दो लेयर्स मौजूद हैं लिपिड्स की, और ये लिपिड्स हैं फास्फोलिपिड, जिसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर, यानी दो लेयर्स हैं। इस लेयर को हम कंसीडर करते हैं कि एक समंदर की तरह है, और इसमें फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है लिपिड्स में, और इस फ्लूइडिटी को कम करने के लिए इसके अंदर कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है और ये लेस फ्लेक्सिबल हो जाती है मेम्ब्रेन। अब इस लिपिड की लेयर के दरमियान कहीं कहीं, जैसे समंदर में कहीं कहीं कश्तियां मौजूद होती हैं, वैसे ही कहीं कहीं हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद हैं, जिसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मोज़ेक। तो इसको हम कहेंगे कि ये कहीं कहीं हमारे पास प्रोटीन मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जहां पे कहीं बाहर वाली साइड पे कहीं कहीं क्या होगी, इसके साथ लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे, और इस पूरे मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, इस टोटली मॉलिक्यूल को मैं कहूंगा ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के साथ मेरे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं कहूंगा कि ये मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। इसकी अहमियत क्या है?
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को टोटली हम कह देते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। अब ग्लाइकोकैलेक्स जैसे हमारी फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो हर शख्स जो है उसका यूनिक फिंगरप्रिंट है। किसी भी दो शख्स के एक जैसे फिंगरप्रिंट नहीं हो सकते, यानी कि फिंगरप्रिंट जो है एक खास इंडिविजुअल की शिनाख्त है कि भाई इसका फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ मिल नहीं सकता, ये अलहदा पर्सन है, अलहदा इंडिविजुअल है। उसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोकैलेक्स होते हैं जो कि बन रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से इनको कलेक्टिवली ग्लाइकोकैलेक्स कह रहे हैं, तो ये एज अ फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होते हैं। यानी एक खास किस्म का सेल है तो उसका ग्लाइकोकैलेक्स खास किस्म का होगा, अगर कोई दूसरी किस्म का सेल है उसका ग्लाइकोकैलेक्स दूसरी किस्म का होगा, और आपस में ये मुख्तलिफ होंगे इनके ग्लाइकोकैलेक्स, जिसकी वजह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेल ये वाला है और ये सेल हमारे पास ये वाला है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है? अगर इन्वायरमेंट से कोई चीज अंदर जानी है वो किसके थ्रू जाएगी? इसी मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगी। चूंकि अब ये हमारे पास एज अ लिपिड है, लिपिड की ज्यादातर यहाँ पे मिकदार है, लिपिड की लेयर है, तो कोई चीज जो लिपिड सोलुबल होगी, जो कि लिपिड्स में हल हो जाती है, वो इसमें से इजीली गुजर जाएगी। तो अगर फर्ज करो लिपिड सोलुबल चीज है हमारे पास कोई, तो इजीली मूव कर जाएगी इसमें से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड्स की लेयर है जिसमें से वो इजीली मूव कर जाएगी। या कोई मेरे पास न्यूट्रल आयंस हैं जैसे पानी, ग्लूकोज, कोई गैस के मॉलिक्यूल्स, वो चूंकि न्यूट्रल है तो वो भी इजीली इसमें से मूव कर जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है। अब कुछ प्रोटीन जो कि हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर है वो पोर्स बनाती हैं, जैसा कि एक प्रोटीन दूसरी मिली, तीसरी मिली, चौथी मिली, और इनके दरमियान जो है पोर बन जाएगा, सुराख बन जाएगा, और ये चार्ज प्रोटीन होती है, इन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोटीन को ले लेता हूं, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटीन मिली है और उन्होंने यहाँ पे एक पोर बना दिया है, तो कोई चार्ज आयन है वो इसमें से ही गुजरेगा, लेकिन उसको गुजरते गुजरते चार्ज आयन को थोड़ी सी दुश्वारी होगी न्यूट्रल आयंस के मुकाबले में। इसी तरह जो पोर्स होंगे प्रोटीन के दरमियान जिनमें से पानी गुजरेगा, तो पानी के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक्वा, हाइड्रा, ओस्मोस, ठीक है। तो अगर तो इसमें से हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल गुजरेंगे प्रोटीन के अंदर से, तो उन पोरिन्स को, उन सुराख को, उन पोर्स को हम कहेंगे वो एक्वा पोरिन्स हैं, जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स के मिलने से बन रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिवली इस मॉडल को हम कह देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें से ये चीजें आसानी से जो है मूव कर जाएंगी। अब कुछ चीजें हैं जिनको ये मेम्ब्रेन मूव करने नहीं देगी, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि इस मेम्ब्रेन में से गुजर नहीं सकते, इसमें से गुजर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये मेम्ब्रेन कुछ चीजों को इजाजत दे रही है कि वो इसमें से गुजर जाएं, लेकिन कुछ चीजों को इजाजत नहीं दे रही, उनको गुजरने नहीं दे रही। तो इसलिए मैं कहूंगा ये परमिएबल है कुछ चीजों के लिए, परमिएबल है कुछ चीजों के लिए, यानी कुछ चीजें इसमें से गुजर सकती हैं और कुछ चीजों के लिए ये परमिएबल नहीं है। तो हाफ परमिएबल है, इसलिए मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ चीजों को, आधी चीजों को गुजरने दे रही है और ज्यादातर को चीजों को गुजरने नहीं दे रही। तो सेल को जिन चीजों की जरूरत है वो इसमें से गुजर जाएंगी। उसके अलावा इसे ही मैं कहूंगा डिफरेंशियल मेम्ब्रेन, ये डिफरेंट चीजों को अपने में से गुजरने दे रही है। अब अगर हमारे पास कोई सेल है, जैसे अमीबा का सेल है, तो ये इसकी हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है इसका और ये न्यूक्लियस है, ये इसका बाकी साइटोप्लाज्म है। अब बाहर कोई चीज मौजूद है, कोई पार्टिकल मौजूद है, इसने उसको पकड़ के अपने अंदर लेके जाना है, तो यही मेम्ब्रेन जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये क्या करेगी? अपने आप को बढ़ाएगी, जिसे हम कहते हैं ये सूडोपोडिया बनाएगी। और अमीबा में जो सूडोपोडिया बनते हैं उनको हम कहते हैं लोबोपोडिया। अब ये क्या करेगी? इसके पास जाएगी, अगर ये पार्टिकल है तो ये लोबोपोडिया बनाएगा जो कि सूडोपोडिया की टाइप है, उसकी तरफ जाएगा,
इधर से भी उसकी तरफ जाएगा और फिर क्या होगी कि ये मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगी। तो एक वक्त आएगा ये मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगी और यहां पे हमारे पास एक वैक्यूल बन जाएगा। तो ये जो वैक्यूल है ये अब सेल के अंदर आ गया है, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास एक वैक्यूल है। इस टाइप की साइटोसिस को, यानी सेल ने चीज अंदर लेके जानी है, इसे हम कहते हैं ये एंडोसाइटोसिस है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम है एंडोसाइटोसिस करना। अगर तो उसने उस चीज को खाना है, खाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो इस वैक्यूल को मैं कहूंगा फैगोसिटिक वैक्यूल, और इस अमल को मैं कहूंगा ये फैगोसाइटोसिस है। यानी कि सेल चीज को अंदर लेके गया खाने के लिए। फेजी टर्म का मतलब होता है खाना, तो ये चीज को अंदर लेके गया एक वैक्यूल की सूरत में। ये हमारे पास एक पूरा वैक्यूल है, इसकी सूरत में ये सेल को या किसी चीज को अंदर लेके गया है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई और फूड वैक्यूल भी हो सकता है, और इसको ये अंदर लेके जाएगा। इसे मैं कहूंगा फैगोसिटिक वैक्यूल, और इस अमल को कहूंगा फैगोसाइटोसिस। अगर तो ये कोई सॉलिड पार्टिकल अंदर लेके जा रहा है, इस फैगोसाइटोसिस को हम कहते हैं, ये हमारे पास जब सॉलिड पार्टिकल अंदर लेके जाएगा तो इसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर ये इस वो एंडोसाइटोसिस जिसमें ये लिक्विड चीजों को लेके जा रहा है, उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। सॉरी, मुझे लगता है ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं। ये मेरे पास अमीबा का मॉलिक्यूल है, सॉरी अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसका पार्टिकल जो है, फूड पार्टिकल जिसे इसने खाना इंगल्फ करना है, तो इसको ये यहां पे पड़ा है, तो इसको ये अपने अंदर लेके जाना चाह रहा है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे सूडोपोडिया बनाएगा, और इस खास किस्म के सूडोपोडिया जो कि अमीबा के अंदर बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं लोबोपोडिया। तो ये उसको ऐसे घेर लेगा। अब इसने घेर लिया तो ये क्या करेगा, आपस में मेम्ब्रेन फ्यूज होगी, तो ये हमारे पास पूरा एक वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल। इस किस्म को जिसके अंदर सेल क्या कर रहा है, चीज को अंदर लेके जा रहा है, सेल अपने अंदर लेके जा रहा है, इसे कहते हैं हम एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब अंदर, साइटो कहते हैं सेल को। तो इस अमल को, इस मैकेनिज्म को जिसके अंदर सेल क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल अपने अंदर लेके जा रहा है, इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और अगर इसने खाने के लिए लेके जाना है, तो इसी एंडोसाइटोसिस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास फैगोसाइटोसिस है। अगर ये क्या करेगा, ये फैगोसाइटोसिस है, इसकी अगर ये क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में अंदर लेके जा रहा है, लेकिन अगर ये लिक्विड पार्टिकल्स को अंदर लेके जा रहा है, तो इसे मैं कहूंगा ये पिनोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस की वही जो किस्म है, उसे मैं कहूंगा कि ये मेरे पास पिनोसाइटोसिस है। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के, कुछ चीजों को जाने की इजाजत देती है, कुछ को नहीं। हाँ, कुछ चीजें जो है सेल के लिए जरूरी हैं, और इनकी कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर ज्यादा है, तो इसके लिए अब वो हमें और चाहिए, तो सेल क्या करेगा, उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर ले जाएगा, एटीपी को यूज करेगा, एनर्जी को यूज करेगा, और इन चीजों को अंदर ले जाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन तो पहले ही अंदर ज्यादा है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जा रहा है, तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती, वो सेल के अंदर भी चले जाते हैं और बाहर भी मूव कर जाते हैं, ठीक है, अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो ये आपने एक जो है हमारे पास मॉडल पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कुछ फंक्शन उसके पढ़ लिए। इसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल पेश किया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल देने की, जिनमें से एक हमारे पास जो है वो यहाँ पे है। कि उसमें बताया गया कि हमारे पास लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, जिसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर।
अब ये जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है हमारे पास, इसको कवर किया हुआ है 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन ने। तो ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं प्रोटीन्स की, ये एक ये लेयर है और एक लेयर जो है मेरे पास प्रोटीन की ये है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोटीन की 2 लेयर्स के दरमियान ये सैंडविच्ड हो गई है लिपिड की लेयर, लिपिड की लेयर सैंडविच्ड हो गई है प्रोटीन की 2 लेयर्स के दरमियान। इस मॉडल को ये जो पेश किया गया हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छी दुआओं के साथ इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज।